क्लास आज की क्लास हमारी ग्रेट इंडियन प्लेन्स को कवर करने की रहेगी। लास्ट क्लास में हमने इंडिया के फिजियोग्राफी डिवीज़न को स्टार्ट किया था। अगर इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करूं, हल्का सा मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीज़न की जब मैं बात की थी, मैंने कहा था आपके पास भारत जो एक बहुत विशाल कंट्री है, बहुत विस्तृत देश है। इसमें आपको अलग अलग टाइप की फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखने पड़ेगी, मतलब ज्योग्राफिकली भी देखोगे, आप देखोगे बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ की बात करें तो आप यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखोगे, ठीक है जी। अगर आप नीचे की तरफ मूव करोगे, यहाँ पे आपको मैदानी हिस्सा देखने को मिलेगा, जिसको कि आप प्लेन्स कहते हैं। प्लेन से आप इस वेस्टर्न मूव कर जाओगे तो आपको डेजर्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको पठार दिखेगा, यहाँ पे आपको कोस्टल प्लेन्स दिखेंगे, और फाइनली आप जाओगे तो आपको कुछ एक आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे भारत में। तो भारत एक विस्तृत कंट्री है। किस वजह से? इसकी ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है, और साथ में कल्चरली तो है ही है, क्योंकि ज्योग्राफी से आपका कल्चर भी ड्राइव होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। पहाड़ पे रहने वाले लोगों का जो है कल्चर अलग होगा, उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा प्लेन से, ठीक है जी। आपकी फिजियोग्राफी के डिवीजन्स में आज की मैं क्लास में बात करूं, हमने हिमालय को ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। मैंने कहा था आपका 6 फिजियोग्राफी डिवीजन में इंडिया को हमने बांट के देख लिया था। आज अपने पास सेकंड फिजियोग्राफी डिवीजन है, जिसको कि आप द ग्रेट इंडियन प्लेन्स या भारत के मैदान या गंगा या ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इनको कवर करेंगे हम। तो अपने पास देखो, मैंने कहा था आपके पास कि प्लेन्स का ओरिजिन किस तरह हुआ। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको हिमालय का ओरिजिन भी बताया था, उसी के साथ साथ कि प्लेन का ओरिजिन भी आपको समझने में आसानी होगी। पहले स्टार्ट वहीं से करूँगा कि ओरिजिन किस तरह से हुआ। देखो, आपके सबसे पहले मैंने कल कहा था कि आपके पास अर्थ थी है। अब अर्थ पे बहुत बड़ा एक लैंड मास हुआ करता था, ठीक है जी। ऐसे कर इस तरह इसी तरीके से अर्थ पे एक बहुत बड़ा लैंड मास था, इकट्ठा सा लैंड मास, ठीक है, एक ही बहुत बड़ा लैंड मास। इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था इसका? पेंजिया। पेंजिया। और पेंजिया जो था आपके पास, ये घिरा हुआ था एक समुंदर से, बहुत बड़ा एक इसके आसपास समुंदर था। इस समुंदर का नाम था पेंथालासा। क्या नाम था समुंदर का? पेंथालासा। मैं पी लिख रहा हूँ, देखिए स्टाइलिश मेरा काम नहीं कर रहा, तो आपने, मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, साथ में आपने सुनना और लिखना है, पेंथालासा, ठीक है। पेंथालासा एक समुंदर था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पेंजिया क्या हुआ, इसको लाखों साल लगे, ठीक है, 100 से 200 मिलियन साल लगे इसको टूटने में। ये टूटा। जब ये टूटा तो ये टूट करके आपके दो हिस्से में डिवाइड हो गया। नीचे का हिस्सा आपके पास दो हिस्से में डिवाइड हुआ। ऊपर का हिस्सा आपने कह दिया कि ये जो है सर मैम, इसको कह दिया आपने लॉरेशिया। ये कह दिया आपने इसको गोंडवाना, या लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी देखा होगा आपने, कहीं नहीं लिखा होगा। तो अंगारा लैंड, लॉरेशिया, या जो साउथ वाला हिस्सा था ये क्या है आपके पास, ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के साउथ के नीचे वाला गोंडवाना, ऊपर का लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड। अब देखो, अपना इंडिया जो था ना, वो इस हिस्से का पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था। ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना का पार्ट था। तो इंडिया कहीं ना कहीं आज का जो ऑस्ट्रेलिया उसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन इंडिया करंटली, आप इंडिया की लोकेशन देखोगे तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ को है, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर को है इंडिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्थ पे पाई जाती है आपके पास प्लेट्स। वो प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी क्या करती है, मूव करती रहती है। कभी वो पास आ जाती हैं, कभी आपस में दूर चली जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, या फिर आपके पास वो क्या है, कन्वर्ज कर जाती हैं। तो देखो, यहाँ से टूट करके आपके पास इंडियन प्लेट जो यहाँ से टूटी, इस हिस्से से टूट करके क्या हुआ, इंडियन प्लेट ने अपनी जर्नी जो है वो नॉर्थवर्ड स्टार्ट कर दी। इंडिया जो है वो नॉर्थ को मूव करना स्टार्ट कर दिया। ऊपर को लॉरिशिया ऑलरेडी बैठा हुआ है, नीचे से इंडिया ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया धीरे 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 इंडिया मूव करता रहा, और फाइनली जा करके इंडिया आपके पास कहाँ पे टकरा गया, लॉरिशिया, जो लॉरिशिया वाली प्लेट थी ना, इसके साथ इंडिया टकरा जाता है। तो ये इंडियन प्लेट है ना, इससे टकरा गई इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर थोड़ा नीचे बनाना है इसके, ठीक है। तो ये ऊपर जाके इससे टकरा गई। तो टकराने से आपके पास क्या हुआ, आपके हिमालय की फॉर्मेशन होगी। अब हिमालय जब बना तो क्या हुआ, इधर मतलब इस तरह से हिमालय फॉर्म हो गए, ठीक है। ड्राइंग देख लो, थोड़ी ख़राब बन रही, लेकिन आपने साथ में समझना है आपने बेसिकली, है ना जी। अब देखो, जब ये हिमालय से टकरा रहा था ना, ऐसा कहते हैं कि जब हिमालय से टकराया तो डिप्रेशन से क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिप्रेशन जो था, इसको हिमालय से लाने वाली नदियाँ क्या करेंगी, लाखों सालों में, मैं डिप्रेशन का ही क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, वो तो इरोज हो गया, इस तरह से होगा ना। अब देखो, चलो इंडिया ही बनाओ इस केस में ना, इंडिया ही बनाओगे, ज़्यादा समझ रहेगी आपको। मैंने कहा यहाँ पे आपके पास क्या, इस तरह के हिमालयन रेंजेस बन गई। जब रेंजेस बन गई तो मैंने कहा यहाँ पे, क्योंकि ये सारा टेथिस सी था, ठीक है, टेथिस सागर था ही, उसका पार्ट था ना ये हिस्सा। अब टेथिस सी से उठा हुआ मलबा जब इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट टकराया तो बीच का मलबा उठ गया ऊपर की तरफ को, ठीक है जी। अब उसे हिमालय क्रिएट हुआ। हिमालय जब बना, मैंने कहा कि नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारे डिप्रेशन सा क्रिएट हो गया। इस डिप्रेशन को, इस गड्ढे को भरने के लिए हिमालय के द्वारा लाई गई, हिमालय से उत्पत्ति हुई नदियों के द्वारा बहुत सालों तक इरोड करता हुआ मटेरियल आती रही, मतलब अपने साथ बहुत सारा वो इरोडेड मटेरियल आती रही, ठीक है। उसको यहाँ पे इस गड्ढे में डिपॉजिट करती रही। तो आप देखोगे कि करोड़ों साल का प्रोसेस है, आपके पास क्या बने फिर, प्लेन्स।
तो इस तरह से जो क्रिएट हुआ लास्टली आपका फीचर, इसको आप कहते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान। अब उत्तर भारत के मैदानों की बात करूं तो ये बहुत ही लंबे हैं। द ग्रेट इंडियन प्लेन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत विस्तृत है। अगर वेस्ट की बात करूं तो सुलेमान और कीर्थन की पहाड़ियों से लेकर के ईस्ट में अराकान योमा सुना होगा आपने, ईस्ट यहाँ तक, नॉर्थ में शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे ना अराकान योमा की पर्वत श्रृंखलाएँ। कितना एक्सटेंशन है ये देख लेते हैं इसकी। वेस्ट में सुलेमान की पहाड़ियों से लेकर के ईस्ट में अराकान योमा की पहाड़ियों को, पूर्वांचल की पहाड़ियों तक, और शिवालिक्स, ये शिवालिक्स है। और नीचे की बात करें तो पठार, डेक्कन प्लेटियो का जो इरेगुलर सा ऐसे इसका बाउंड्री बनाता है, तो इसके बीच में लाई करता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान। अब ईस्ट से वेस्ट की एक्सटेंशन की बात करें कि कितने लंबे और कितने चौड़े हैं, तो लगभग इनकी लंबाई की बात करूँ तो देखोगे आपकी कितने हैं, ये लगभग आपके पास 3200 किलोमीटर इनकी क्या है, टोटल लंबाई है 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर का स्ट्रेच है इनका, 3200 किलोमीटर का स्ट्रेच है वेस्ट से ईस्ट की तरफ को, 3200 किलोमीटर। और एवरेज ये देखो विड्थ भी होगी कुछ ना कुछ तो फिर इनकी, है तो एवरेज विड्थ इनके 150 से मान करके आप चलो कि 300 किलोमीटर, कहीं कहीं 150 किलोमीटर है तो कहीं कहीं हाईएस्ट 300 किलोमीटर तक भी जाती है। ठीक है, इन मैदानों की ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपके मैदान बने, इन मैदानों को कहा गया गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान। मैंने कहा किस तरह से क्रिएट हुए, आपकी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई और बीच में एक डिप्रेशन सा क्रिएट हुआ। उस डिप्रेशन को फिल करने के लिए फिर लाखों सालों तक आपकी जो रिवर्स हैं वो इरोडेड करती रही मटेरियल हिमालय से। ठीक है, उस मटेरियल को वो डिपॉजिट करती रही। जब वो गड्ढा भर गया एक टाइम पे, आपके पास बहुत विस्तृत क्या बन गए, प्लेन्स बन गए। अब इन प्लेन की एक्सटेंशन की बात करें तो इनको बहुत यूँ कहें कि वर्ल्ड के ग्रेट प्लेन क्यों कहा जा रहा है इनको, क्योंकि बहुत लंबे विस्तृत प्लेन है ना, बहुत लंबा, लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। उनकी बात करें तो लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक हो गई, लार्जेस्ट एलुवियल क्या हो गए, प्लेन्स हो गए। अब इन प्लेन्स की एक्सटेंशन की बात करूँ, मैंने कहा सुलेमान और कीर्थन की पहाड़ियाँ वेस्ट में या करंटली पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से अगर जाओगे आप तो अराकान योमा या पूर्वांचल की बात करूँ मैं, वहाँ तक एक्सटेंडेड है। नीचे को शिवालिक्स का इनका बॉर्डर ले लो नॉर्थ की साइड को, और वेस्ट की साइड को पेनिनसुला जो इरेगुलर सा एक बॉर्डर क्रिएट करता है पठार बीच के साथ। तो इसके बीच का जितना भी हिस्सा है वो लाई करता है आपके पास इंडियन प्लेन्स में कहीं ना कहीं। ठीक है जी, होपफुली क्लियर है आपको। 3200 किलोमीटर लेंथ है, 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की वेरिएशन, कहीं ना कहीं ये 300 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं, कहीं ना कहीं ये आपके पास 150 किलोमीटर ही रह जाते हैं इनकी चौड़ाई। होपफुली क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ मैं। अपने पास देखो अब डिवाइड किया हमने, ये तो हो गया आपके पास, मैंने वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड कर लिया। अब देखो मैं नॉर्थ टू साउथ जब इनको डिवाइड करूँगा ना, उत्तर से नॉर्थ टू साउथ की डिवीज़न होगी इनकी, तो इनको मैं लगभग मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देखता हूँ। ये क्या हो गया, ये पहली कैटेगरी बनती है आपके पास किसकी, भावर की। भावर आई एम श्योर आपने सुना होगा, छोटी क्लास में भी सुनते हैं हम इसको, भावर के प्लेन्स। दूसरे अपने पास बनते हैं तराई के प्लेन्स, तराई, ठीक है, तराई प्लेन्स। तीसरे बनते हैं आपके पास एलुवियल फ्लड प्लेन्स। क्या बनते हैं, एलुवियल फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, एलुवियल फ्लड प्लेन्स, एलुवियल है, ठीक है जी, VIAL होगा ये, एलुवियल, सुनते रहा करो, लिखते रहा करो, एलुवियल फ्लड प्लेन्स। अब भावर की जब मैं बात करता हूँ तो भावर देखो, नदी जब आपके पास यूथफुल स्टेज में होती है ना, जैसे कि इंसान भी अगर यूथफुल स्टेज में, उससे बहुत ताकत रहती है, ठीक है जी, बहुत वो यूथफुल स्टेज में बहुत ताकतवर होता है। तो क्या करती है नदी यूथफुल स्टेज में, क्या करती है, बहुत से अपने पास मटीरियल इरोड करके ले आती है। अगर आप इंडिया भी घूमोगे, अगर मौका मिले कभी, तो जहाँ से नदी उद्गम स्थल होता है नदी का, जहाँ से नदी ओरिजिन होती है, उस स्थान पे जाना, ठीक है, और नदी के कोस्ट जहाँ से नदी बहती है ना, उसके पाथ को फॉलो करते हुए निकला, तो आप बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, है ना। उस नदी के द्वारा कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप का बिहेवियर किया जाता है। यूथफुल स्टेज में बहुत अपने साथ क्या करती है, बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके चलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है, एक स्लो बहुत ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा है, ठीक है, गति बहुत ज़्यादा है, तो अपने साथ वो बहुत विराट रूप में चलती हैं कहेंगे, है ना नदी। और क्या करती है, इसलिए हिमालय से आने वाली नदियाँ बहुत विराट रूप में होती हैं इन, अगर आप हिमालय में देख जाओगे नदियों का उद्गम वहीं से होता है मेनली, वहाँ से देखोगे तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े रोडर मटेरियल लेके चलती हैं। तो भावर के केस में क्या होता है, नदी यूथफुल स्टेज में है, बहुत बड़े, नॉर्थ टू साउथ देखो ना, इसको नॉर्थ टू साउथ कर लेना, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब अपने साथ बड़े बड़े क्या करेगी, इरोडेड मटेरियल लेके चलेगी नदी, इस तरह से बहुत बड़े बड़े पत्थर कंकड़, उसको थोड़ा सा नीचे जाकर डिपॉजिट करती जाएगी, छोड़ती जाती है ना, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपको एक ऐसे इस तरह के प्लेन्स बनेंगे। ऐसे प्लेन्स में ऐसा लगता है कि नदी कहीं गुम हो गई है, देखो ऊपर बहुत बड़े पत्थर वत्थर आ गए ना, ऐसा लग रहा है नदी गुम हो गई है। तो इस वाले फीचर को कहेंगे, इस वाले प्लेन को क्या कहेंगे अब, भावर, क्या कहेंगे, भावर। ऐसा लगता है कि नदी जो आपके पास वो यहाँ पे क्या हो गई है, डिसअपियर हो जाती है ना, एक छपन सी हो जाती है, एक विलुप्त हो जाती है नदी यहाँ पे, ऐसा लगता है कि नदी थी यहाँ पे। फिर इसके बाद नदी जो एकदम से नीचे जो क्या करती है, रीएमर्ज करती है, क्या करती है, रीएमर्ज करती है। जब ये रीएमर्ज करती है ना, तो इसके पास एक प्रॉपर पाथ नहीं होता है, ठीक है,
जब आपके पास भी ज़िंदगी में कहीं प्रॉपर पाथ नहीं होगा तो आप भी यहाँ वहाँ भटकोगे, ठीक है, कभी यहाँ भटकोगे कभी वहाँ भटकोगे। सिमिलर केस इसके साथ भी होता है। जब ये भावर से निकलती है, ठीक है, तो आगे इसको बहुत ऐसा हिस्सा मिलता है जहाँ इसको पता ही नहीं चलता इसको बहना कहाँ पे, तो ये यहाँ वहाँ कहीं भी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो जब ये ऐसे बहती है, दलदला सा एक एरिया बना लेती है, एक आपके पास एक मार्शी से रीजन में फ्लो करती है, इसको कहते हैं आप तराई का रीजन। क्या कहते हैं इसको? तराई का रीजन, ठीक है जी। अब तराई का रीजन क्या होता है? यहाँ पे नदी जो है वो ऐसे ही एक अनडिफाइंड, यूँ कहें कि एक अनप्रॉपर सा वे में मतलब चैनल में बहना स्टार्ट कर देगी ना, यहाँ वहाँ कहीं भी बहना, तो एक दलदल सा क्रिएट हो जाएगा। जब दलदली भूमि में आपकी सबसे अधिक जो आप देखोगे ना कि वनस्पति या फिर बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, जैव विविधता, आपकी कहाँ पे देखने को मिलेगी? आपको इसी मार्शी रीजन में। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे पहला नेशनल पार्क है 1936 में, ठीक है, हेलीज नेशनल पार्क भी कहते हैं उसको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें वो जो तराई रीजन में आता है, तराई बेल्ट में पड़ता है। अगर मैं बात करूँ काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो वन हॉर्न राइनो के लिए काजीरंगा आपका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? आप मेरे को कमेंट में बताओगे ये। और उसमें भी वो भी इसी तराई रीजन में लाई करता है, वो ब्रह्मपुत्र की साइड को आ रहा है ना, ये गंगा की जो अपने पास दूसरा वाला काजीरंगा अपने ब्रह्मपुत्र की तराई बेल्ट में आएगा। और अगर मैं गंगा रिवर की बात करूँ तो मैंने कहा कि उसमें आपके पास उत्तराखंड का तराई जो आपके पास ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा आएगा, ठीक है जी। अब देखो तराई रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे नदी एक मतलब ऐसे ही कहीं ना कहीं मैंने स्टार्ट कर देगी ना, उसका प्रॉपर एक चैनल नहीं होगा, नदी के प्रॉपर रास्ते में नहीं बहेगी, तो एक दलदली भूमि सी क्रिएट हो जाएगी। अब इसी दलदली भूमि की अगर बात करूँ मैं, तो इसको ना पंजाब हरियाणा ये वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट जो है, यहाँ पे इसको जो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन अभी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो मेनली आप शुगर केन एग्रीकल्चर जो होता है इस रीजन में जो है वो इसी तरह ही बेल्ट में किया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न जो आपका पार्ट है जिसमें कि आपके पास वेस्टर्न यूपी आ गया, पंजाब हरियाणा का रीजन आ गया। अब देखो नदी इसके बाद बहती है सरेन मैम एक प्रॉपर चैनल में। जब नदी एक प्रॉपर चैनल में बहना स्टार्ट कर देगी तो ये अपने साथ जो इरोडेड मटेरियल लाएगी उसको डिपॉजिट भी करती चलती है साथ में, ठीक है जी। जब ये डिपॉजिट करती है मटेरियल को, तो हर साल ये नया मटेरियल लाती है, हर बार नया मटेरियल लाती रहती है, तो यह क्या करेगी अपने तट पे बट उस मटेरियल को डिपॉजिट करती रहती है इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से। तो आपके पास एलुवियल क्या बनते हैं? ये एलुवियल फ्लड प्लेन्स। अब एलुवियल फ्लड प्लेन्स को भी मैं दो हिस्से में तोड़ के पढ़ूंगा। क्या मतलब? एलुवियल फ्लड प्लेन जो है ये भी समय के साथ साथ क्या चेंजेस होते रहते हैं। कुछ एक जो है एलुवियल फ्लड प्लेन ये जो है, जैसे इस साल मान लो ये डिपॉजिट किया, अगले साल रिवर आगे तो फ्लो करेगी, तो ये वाले थोड़े पीछे हो जाएंगे, ये वाले जो है थोड़े इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है जी। और इसी यहाँ पे जो नदी का इमीडिएट तट होगा, यहाँ पे नदी का है नई सॉइल डिपॉजिट कर देगी, ठीक है जी। और ये जो मेरे पास पुरानी सॉइल थी ये थोड़ी पीछे कर दो, इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। देखो ये होगी। अब देखो ये आपके पास एलुवियल फ्लड प्लेन्स है दोनों। अब इसमें जो नदी के द्वारा रिसेंट लाया गया मटेरियल है जो ये वाला है, ठीक है, ये थोड़ा उपजाऊ होता है, इसको आप कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। खाद से आया ना, खादर, खाद भी डालते हैं तो खादर। मतलब ये जो एलुवियल फ्लड प्लेन है, एलुवियल फ्लड प्लेन दो हिस्से में, और एक आपके पास आ गया बांगर, बांगर और खादर। जो ये एलुवियल प्लेन है जो रिसेंट बना है ना एलुवियल, इसको बोलते हैं आप खादर। खादर जो होता है बहुत उपजाऊ रहता है। अगर बांगर की बात करूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे आपके पास कंकड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा लेस फर्टाइल होगा। और फर्टिलिटी की बात करूँ तो इसकी फर्टिलिटी जो आपके पास है खादर है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। दोनों है क्या? एलुवियल फ्लड प्लेन्स, दो हिस्से में तोड़ के देख लिया, एक को हमने बांगर का, एक को खादर का। बांगर जो आपके पास क्या है, ये ओल्ड एलुवियल फ्लड प्लेन्स है, ठीक है। जो बांगर को आप ओल्ड एलुवियल फ्लड प्लेन्स भी कह सकते हैं। और खादर को आप कहोगे कि ये क्या है, ये कि न्यू एलुवियल फ्लड प्लेन्स है, नए एलुवियल फ्लड प्लेन्स है। होपफुली आपको ये क्लियर होगा नॉर्थ टू साउथ किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। यहाँ तक कोई डाउट? अगर क्लियर है तो आप इसको ना नोट अपनी लैंग्वेज में नोट्स खुद के लिखते रहने हैं, ठीक है। एक बार इनको नोट डाउन कर लो। होपफुली आपको क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। देखिए इसको एक बार रिकअप करवा देता हूँ। देखिए मैंने कहा कि आपकी नदी जो है वो हायर रीजन से जैसे निकलती है, यूथफुल स्टेज में होती है, बहुत से कंकड़ पत्थर लेके चलती है, उनको डिपॉजिट करती है, तो आपके पास एक प्लेन बनता है, उसको भावर कहते हैं। जब भावर में आपको ऐसा लगता है कि नदी जो है आपकी पास वो गुम सी हो गई है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच नदी गुम सी प्रतीत होती है, लेकिन नदी फिर से एमर्ज होती है। जब नदी इतनी एमर्ज होती है तो एक नए टाइप के प्लेन्स बनते हैं जिनको हमने कहा तराई। तराई में नदी की क्या स्थिति होती है कि उसके पास एक प्रॉपर पाथ नहीं होता है, बहने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं होता है,
तो वो यहाँ वहाँ बहना स्टार्ट कर देती है। तो आपके तराई रीजन में नदी के द्वारा एक दलदल सा क्रिएट कर दिया जाता है। उस दलदली भूमि में आपको बहुत से वनस्पति, यूँ कहें कि वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी जो है उस रीजन में बहुत हैवी रही है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा रही है ना। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है कौन सा कहा था मैंने एग्जाम्पल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना जी, और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तराई बेल्ट के कुछ एक फेमस है रीजन है ना। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वनस्पति भी बहुत ज़्यादा होगी और वन्य जीव जंतु भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तराई के बाद हमने मूव कर दिया एलुवियल फ्लड प्लेन तीसरी कैटेगरी। मैंने कहा नदी जो अपने साथ लाई हुई एरोडेड मटीरियल है उसको डिपॉजिट करती रहती है। नदी जो है वो चलती तो है, अब यहाँ पे आते आते नदी थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद इतना हैवी मटेरियल होता नहीं है, तो छोटे मोटे सिल्ट जो होते हैं उसको डिपॉजिट करती रहती है आसपास के हिस्से में, ठीक है। उस मटेरियल और डिपॉजिट मटेरियल से आपके पास दो टाइप के एलुवियल फ्लड मतलब प्लेन्स तो बनते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन्स। अब दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, खादर एंड बांगर। खादर क्या होंगे, वो नए एलुवियल फ्लड प्लेन्स होंगे, नदी के द्वारा लाया गया। हर साल जो नए चेंजेस होते रहेंगे तो ये ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है नदी के बैंक के एडजेसेंट साइड पे, बिल्कुल साथ वाले में। उसके बाद जैसे जैसे आप उससे दूर, तट से दूर जाओगे तो आपको सेकंड कैटेगरी के एलुवियल फ्लड प्लेन देखने को मिलेंगे जिनको आप कहते हैं बांगर। आई होप ये आपको क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो ये तो हो गया आपके पास नॉर्थ इंडिया से लाइव प्लेन्स, जिसमें कि हमने यहाँ से ये वाले हिस्से से, ठीक है, यहाँ वाले हिस्से तक और ब्रह्मपुत्रा थी यहाँ तक पड़ी। अब ब्रह्मपुत्रा की जो रिवर है ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है फेमस है किसके लिए, किसके लिए फेमस है ये? ब्रह्मपुत्र रिवर पे आप रिवराइन आइलैंड बनते हैं। क्या बनते हैं? रिवराइन आइलैंड्स। अब ये क्या होता है रिवर आइलैंड? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर बना हुआ टापू बनाती है। अब टापू आप सभी को पता है ये है, ठीक है, चारों तरफ समुंदर है, बीच में से उठा हुआ ज़मीनी भाग है, क्या इसमें जो लैंड का पोर्शन होता है इसको टापू कहते हैं, इसको आइलैंड कहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो रिवर होती है, आपने सुना होगा, ये समुंदर है ना, समुंदर के ऊपर टापू आपने सुना रहेगा। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर की जब बात करते हैं तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के ऊपर बनने वाला आइलैंड बनाती है, जिसको कि आप कहते हैं माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के ऊपर बनने वाला आइलैंड है। होपफुली ये क्लियर है आपको। अब देखो ये हिस्सा जो है मैंने कहा ये सब क्या आपके पास, ये प्लेन्स वाला हिस्सा है ना जी, सारा प्लेन्स वाला हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र और किसके प्लेन्स हैं ये? ब्रह्मपुत्र या फिर एक ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदान। होपफुली क्लियर है आपको। अब देखो कोस्टल हिस्सा आपने इंडिया का देखा होगा, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे भी प्लेन्स बनते हैं। थोड़ा बीच में से नैरो करना है इसको, ठीक है, और यहाँ पे चौड़े कर देना इनको, ये थोड़े ब्रॉड ही हैं। अब देखो अब जब मैं बात करता हूँ इंडिया के प्लेन्स की, तो आपको पता होगा कि इंडिया के कोस्टल प्लेन की बात कर रहा हूँ ना। कोस्टल मतलब जो तटीय मैदान होंगे, तट के साथ साथ होंगे। तटीय मैदान की बात करूँ तो पहले आपके पास डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दे लेते हैं। ये ईस्ट वाले डायरेक्शन तो उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल देते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। इनको बोल देते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है जी। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कुछ एक डिफरेंसेस है इनके बीच में। क्या क्या डिफरेंसेस है? देखो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, पश्चिमी कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आपकी वेस्टर्न साइड की जो जो इंडिया का वेस्टर्न साइड है वो क्या है, वो समुद्र में डूबा हुआ है कहीं ना कहीं, सबमर्ज्ड है ये, ठीक है। आपने द्वारका का नाम सुना होगा, आई एम श्योर, द्वारका, ठीक है। वो क्या है, वो सिटी क्या है, वो समुद्र के अंदर सिटी है, आप सभी को पता है। तो मतलब वो वेस्ट साइड को स्थित थी, ठीक है जी, वो वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित है। और वेस्टर्न कोस्ट में जो ये समुद्र के अंदर क्या है, डूबा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न कोस्ट होगी ना आपके पास, ये समुद्र में डूबी है, मैंने कहा टिल्टेड है समुद्र की तरफ को। ईस्टर्न कोस्ट थोड़ी ऊपर को राइज कर रही है, तो ये डिफरेंस हो गया ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में। और जब मैंने आपको कोस्ट पढ़ाई थी, आई होप मैंने आपको करवाया होगा पहले लेक्चर में, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर नहीं करवाया तो देखो इंडिया की कोस्ट, मेन कोस्टल प्लेन है, सारी कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन है इंडिया की, कितनी है कोस्टल लाइन भारत की? जो कोस्टल लाइन की बात करूँ इंडिया की टोटल है 7516.6 करके, है ना, 6 किलोमीटर। अब मेन लैंड की बात करें, मतलब मेन लैंड की, क्योंकि ये जो टोटल आपके इसमें आइलैंड चाल हो गए ना, तो आइलैंड भी तो समुंदर भी तो उनकी तो कोस्टल लाइंस होगी, है ना जी। जब मेन लैंड की बात करें तो मेन लैंड की 100 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास कितनी है, 100 किलोमीटर मेन लैंड है। अब इसमें 9 स्टेट है, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, है ना जी। अब मैंने कहा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नीचे को धसी हुई है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो नीचे को धसी हुई है। जैसे द्वारका डूबा है, तो क्यों डूबा है? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट है सबमर्ज्ड है, अंदर को है, मतलब समुद्र की तरफ को है। अब इसमें जो प्लेन्स बनते हैं, एक बार इरेज करके देख लेते हैं इसको। अब देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में सबसे पहले आप देखोगे, मैंने कहा कि ये प्लेन्स जो है ना बीच में से नैरो हैं, वेस्टर्न को, और साउथ और नॉर्थ में थोड़े से चौड़े हैं, बीच में नैरो हैं,
आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और साउथ और नॉर्थ में थोड़े से ब्रॉड होते जाते हैं। अब मैंने कहा ये डूबा हुआ है, ये हिस्सा डूबा है ना, तो ये आइडियल कंडीशन बनाता है किसके लिए, हार्बर्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, यहाँ पे शिप आके रुकेंगे। ठीक है जी, जैसे आपने सुना होगा जो आपके पास यहाँ पे कौन सा, मुंबई में कौन सा पोर्ट है जिसको आप जवाहरलाल नेहरू या नवा शिवा मंगलोर पोर्ट, यहाँ पे कर्नाटका में, फिर कौन सा केरला में कोचिन पोर्ट, तो सारे क्या हैं बच्चे, ये सारे वेस्टर्न की साइड को ना टिल्ट, और वेस्टर्न कोस्ट मैंने कहा सबमर्ज्ड है, तो क्या होगा, इनकी स्लोप बहुत कम होगी है ना, जब स्लोप कम होगी तो जो है वो ईजिली आपके पास क्या होंगे, शिप डॉक कर लेंगे यहाँ पे, तो आइडियल कंडीशन फॉर्म करेंगे किसके लिए, शिप के लिए। अब अलग अलग कोस्टल प्लेन है, और जैसे कि अगर इसको ख़त्म कर लेते हैं एक बार ना, ये जो है मैंने कहा ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो इनकी स्लोप जो होगी कॉन्टिनेंटल स्लोप होती है ना ऐसे करके, सेल्फ होती है, सॉरी पहले ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ फिर स्लोप आती है, तो इनकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत लंबी होती है इसकी, ईस्टर्न कोस्ट वालों की, तो ये आइडियली जो है आपको यहाँ पे नेचुरल हार्बर नहीं बनते, ठीक है, नेचुरल हार्बर पे वेस्टर्न कोस्ट में बनेंगे। और सेकंड डिफरेंस मैंने क्या बताया कि आपके पास जो ईस्टर्न कोस्ट हैं वो थोड़े से नैरो हैं कंपैरेटिवली, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट नैरो हैं, ईस्टर्न कोस्ट थोड़े से क्या है, ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, ठीक है जी। तो ये तो एक डिफरेंस ये हो गया इनके बीच में। अब नेक्स्ट की बात करूँ आपके पास मैं, तो हमने देखा था कि मैंने कहा कि नीचे को सबमर्ज्ड है ना, ये सब सबमर्ज्ड है। अब देखो कोस्टल प्लेन की बात करें तो इनको सबसे पहले आप ये काठियावाड़ का रीजन, तो यहाँ पे काठियावाड़ के प्लेन्स देखोगे आप, काठियावाड़ कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, के काठियावाड़ लिख रहा हूँ मैं, के आपने पूरा नोट कर लेना इसको, काठियावाड़ कोस्टल प्लेन। अब महाराष्ट्र है यहाँ पे, ये इनको आप क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्टल प्लेन या कोंकणी लैंग्वेज बोल जाती है ना, कोंकण कोस्ट प्लेन, ठीक है जी। कर्नाटका में चले जाओ आप नीचे को, गोवा में चले जाओ तो कर्नाटका गोवा में गोवन कोस्ट प्लेन, ठीक है, नीचे को फिर आप मूव कर जाओगे तो केरला में इनको मालाबार कोस्टल प्लेन कहा जाता है, केरला के हिस्से में, ठीक है, मालाबार कोस्टल प्लेन्स, मालाबार कोस्टल प्लेन। तो मालाबार तो एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है, या आप मुझे बताओगे कि मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है और क्या किस टाइप की एक्सरसाइज है ये, ठीक है, मालाबार, ये कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं। जब आप ईस्टर्न साइड की कोस्ट प्लेन में ये देखोगे तो यहाँ पे आपको कौन सी, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगी, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। कोरोमंडल से ऊपर चले जाओगे आपके पास तो नॉर्दर्न सरकार है, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार है। फिर ऊपर के पास या उत्कल प्लेन्स है आपके पास, उत्कल जो आपके ना, उत्कल प्लेन्स आपके कहाँ पे हैं, उड़ीसा के आसपास। और बैगा प्लेन्स आपके कहाँ पे हैं, बैगा प्लेन्स आपके यहाँ पे, ये जो हिस्सा है किसका हिस्सा है ये अपने पास कहाँ है, वेस्ट बंगाल, तो बैगा प्लेन इन वेस्ट बंगाल। तो देखो काठियावाड़ या कच्छ के प्लेन्स, काठियावाड़ के प्लेन गुजरात में, कोंकणी प्लेन्स, कोंकण प्लेन्स आपके पास महाराष्ट्र गोवा के आसपास है। उसके बाद आप कर्नाटका में मूव कर जाओगे, उसके बाद मालाबार के कोस्ट यहाँ पे कर्नाटका है, केरला में मालाबार कोस्ट बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, इनको ईस्टर्न साइड में आ जाओ, ईस्ट कोरोमंडल कोस्ट पहले आएंगे, फिर ऊपर को नॉर्दर्न सरकार आएगा, फिर उत्कल प्लेन्स आएंगे, फिर बैगा प्लेन्स आएंगे। तो कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, भारत के कोस्टल प्लेन्स हैं। अब कोस्टल प्लेन में एक फीचर बनता है आपके पास, कोस्टल के आसपास जो है वो नदी के द्वारा बैक वाटर लेक्स बनाई जाती हैं, ठीक है जी। क्या बना देती हैं, नदी कहाँ, समुंदर है इधर, तो नदी तो है नहीं, बैक वाटर लेक्स में, नदी है मतलब बैक वाटर जो है समुद्र के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो केरला में आपने सुना होगा कि बैक वाटर लेक्स बनती है, यहाँ से पानी जो है वो एक मतलब समुंदर है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पे नदी को एक छोटा सा हिस्सा मिल गया समुद्र को मेन लैंड में एंटर करने के लिए, और ये एंटर करके पीछे जो है इसने एक क्या कर दिया, यहाँ पे इनके द्वारा क्या की थी, एक लेक सी क्रिएट कर दी। तो इस लेक को कहा जाता है आपके पास, कौन सी लेक है, वेम्बा लेक, ठीक है, केरला में बैकवर्ड लेक है ना ये, तो बैक वाटर नदी के द्वारा, सॉरी समुद्र के द्वारा लाया जाता है और इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है पानी को पीछे, और ये नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बैक वाटर लेक, और टूरिज्म के लिए भी, यहाँ पे टूरिज्म भी होता है, ठीक है। और आपने वल्लम कली एक्सरसाइज सुनी है, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, एक ट्रॉफी होती है यहाँ पे, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वल्लम कली ट्रॉफी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो पुमानंद लेक में होती है, ठीक है, ये भी बैक वाटर लेक है। तो ये इस तरह के नेहरू ट्रॉफी भी यहाँ पे क्रिएट होती है, मतलब लेक बनी है तो उसमें ट्रॉफी करवाते हैं, उसको बोलते हैं आप, होपफुली क्लियर है आपको ये। चलो जी, ये हो गया अपने पास क्या, कोस्टल प्लेन्स, और इनको क्याल बोलते हैं, जो बैक वाटर लेक बनती है ना, बैक वाटर लेक जो बनती है ना जी, बैक वाटर लेक जो बनी थी इनको क्याल कहा जाता है, कयाल, कयाल मैंने कहा यहाँ से पानी एंटर कर जाएगा, ये जो बने आपके पास मेनलैंड में ना, समुद्र का पानी जब मेनलैंड में एंटर करता है तो उसको कयाल कहते हैं। किस दो काम के लिए यूज़ करेंगे, एक तो टूरिज्म के लिए यूज़ कर लो इसको, सेकंड अपने पास क्या है, किसके लिए यूज़ किया दूसरी मैंने, हाँ स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स यहाँ और नेविगेशन के लिए, यहाँ से आप नेविगेशन तो कर सकते हो, यहाँ से वहाँ जाना जाना आना जाना आपको, तो इसको यू कैन यूज़ दिस कयाल। अब कयाल बना, बैक वाटर लेक बनी, इसको कयाल कहा गया। कयाल जो है बेम्बानंद कयाल आपने फेमस है, केरला का सुना होगा। अब पुम्मानंद क्या नाम है इसका ना,
उन्मानंद शायद यही है, होपफुली आप देख लेना इसको। इसमें एक नेहरू ट्रॉफी होती है जिसको बलम कली ट्रॉफी कहते हैं, वो वोट रेस है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा गया एज ए फैक्ट है आपका। तो ये जो नेहरू ट्रॉफी जो किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ लिंक है, तो आपके पास ये क्या है, बोट रेस है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ठीक है जी। तो बैक वाटर कयाल्स, बैक वाटर क्लियर हो गया हमने बस किस तरह के फीचर जो है वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। कोस्टल प्लेन मैंने बता दिया दो आपको ना, ये तो ऑलरेडी वही डिफरेंस क्या था। कोस्टल प्लेन दो टाइप के, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और डिफरेंस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का मैंने आपको बता दिया कि वो क्या सबमर्ज्ड है, पानी में डूबे, जैसे कि वो पानी में डूबे हुए हैं। और द्वारका जो सिटी थी ना, द्वारका, वो भी वेस्टर्न कोस्ट पे से, तो वो डूब गई है, आप सभी को पता वो चीज़ है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव नैरो है किसके कंपैरिजन में, जो ये आपके पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। एक तो राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, ठीक है, तो आपने लिखते रहना है। स्टाइलिश काम भी नहीं करता, मैं फ़ोन पे बनाता हूँ वैसे वीडियोस, तो स्टाइलिश आपका काम नहीं करता उतने अच्छे से फ़ोन पे। ईस्ट, ठीक है, तो ये ईस्ट है, EAST। ये आपके पास वेस्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। मैंने कहा कि ये कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस। ये जो है आपके पास क्या है, सबमर्ज्ड है, ये एमर्ज्ड है, ऊपर को उठे हुए हैं, सबमर्ज्ड एमर्ज्ड। अगर ये सबमर्ज्ड है तो आइडल कंडीशन बनेगी किसके लिए, पोर्ट्स के लिए। ज़्यादा पोर्ट कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, नेचुरल पोर्ट। यहाँ पे मेहनत लगेगी कोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि एमर्ज्ड है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 500 किलोमीटर के आसपास है, लंबी है, तो आपके पास उतना आपको अच्छे आइडल कंडीशंस नहीं बनेंगी किसके लिए, हार्बर करने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए। अच्छा जी, अपने पास मैंने कहा नेक्स्ट ये जो है ना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, मैंने कहा कि बीच में से पतले हैं और उस नॉर्थ और साउथ में चौड़े हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़े से ब्रॉड हैं ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो नदियाँ बहेंगी वो डायरेक्टली मिल जाएंगी, नदियाँ जो हैं वो क्या करेंगी, डायरेक्टली समुद्र में मिल जाएंगी, एस्चुरीज फॉर्म करेंगी। यहाँ पे नदियाँ डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, क्या बनाएंगी, डेल्टा, गोदावरी, क्या कौन सी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, उनके द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। उसके बाद मैंने कहा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसके द्वारा लाए गए, उसमें कुछ है आपके पास कच्छ का, काठियावाड़ का प्लेन्स, फिर आपके पास नीचे मैंने कहा कोंकण प्लेन्स। उसके बाद आपके पास उसके बाद नीचे मूव कर जाओगे तो आपके पास गोवन प्लेन्स, हम अपने पास नीचे को मूव करोगे कर्नाटक, उस केरला और उसमें मालाबार कोस्टल प्लेन्स। इस तरफ को आपके पास ईस्टर्न साइड को कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, नॉर्दर्न सरकार और उसके बाद उत्कल प्लेन्स, उसके बाद बैगा प्लेन्स। तो ये सारे प्लेन्स बनाए जाते हैं इस तरह के इंडिया के कोस्टल के आसपास। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में एक फीचर बनता है जिसको आपने कहा बैक वाटर, ठीक है, समुद्र से लाया गया पार, समुद्र का आया हुआ पानी एक नैरो से चैनल में मेन लैंड में एंटर करता है और एक लेक सी फॉर्म करता है। उन लेक को कहते हैं आप कयाल, क्या कहते हैं, कयाल। उन कयाल, फेमस कयाल हैं कहाँ पे, केरला में, वेम्बनाड कयाल। वेम्बनाड कयाल जो है उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कहा कि इन कयाल्स को आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और सेकेंडली आप यहाँ पे क्या फॉर्म कर सकते हो, क्या फॉर्म कर सकते हो यहाँ पे आप इन कयाल में। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जितना आपने देखा अभी तक, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज़ करते हैं। मैंने कहा आपके बस सबसे पहले मैंने आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ाई, जिनको गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन कहा गया। अब गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स की बात करूँ तो आपके पास मैंने कहा ये लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास, ना 3200 किलोमीटर के आसपास इतने क्या है, ब्रॉड है, और 150 से 300 किलोमीटर के आसपास इनकी क्या है, चौड़े हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ये 3 हिस्से में, नॉर्थ टू साउथ की बात करूँ 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाले भावर, नीचे वाले तराई। उसके बाद एलुवियल फिल प्लेन 2 हिस्से में इनको भी देखा। एक कौन सा, एक आपके पास बांगर और खादर। खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है कि बांगर, खादर, क्योंकि न्यू एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं ये, है ना जी। बांगर थोड़ा सा पुराना एलुवियल फ्लड प्लेन है। तराई में सबसे ज़्यादा वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाएगी, तराई में, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा बांगर, जो आपकी वहाँ में नदी डिसअपियर हो जाती है, पोरस बड़े बड़े पत्थरों के बीच नदी गुम सी हो जाती है। तो नदी अगर बोलो पूछा जाए कि कौन से प्लेन ऐसे हैं जहाँ पे नदी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि नदी गुम होगी, तो आपके पास वो पहला होगा बांगर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नदी अपने प्रॉपर चैनल में कहाँ नहीं बहती, तराई में। फिर मूव कर जाओ, फिर उसके बाद मैंने कहा आपके पास कोस्टल प्लेन बना दिया। उसे कोस्टल प्लेन अलग अलग नामों से आपके पास यहाँ पे कौन से कोस्टल प्लेन होते हैं, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन में, जब डीप साउथ में तमिलनाडु के आसपास कोरामंडल, केरला के आसपास कौन से होते हैं, मालाबार कोस्टल प्लेन। उत्कल कहाँ पे होते हैं, अरुण अपने पास उड़ीसा में, ठीक है, वेगा ऊपर को वेस्ट बंगाल में, नॉर्दर्न सरकार यहाँ पे बीच आंध्र प्रदेश का हिस्सा, और ऊपर को मूव कर जाओ यहाँ पे। उसके बाद ठीक है जी, ये कौन सा हिस्सा, कोंकण कोस्टल प्लेन, काठियावाड़ के, कच्छ के। मैंने कहा ये क्या है, डूबे हुए हैं, पानी में डूबे हैं। द्वारका की सिटी इसी तरह से डूबी क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल पे है, ठीक है जी। अब यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे क्या आइडियल कंडीशन बनती है वो सारा हमने क्लियर कर दिया। वीडियो लंबी नहीं करूँगा, इसको एक बार रिवाइज़ करें खुद से और होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेन में फैक्ट्स उनको मल्टीपल टाइम्स देखें और रिवाइज़ करें।
उनको बार बार रिवाइज करोगे तो फैक्ट्स आपके दिमाग में ईजिली जो है वो याद रहेंगे लंबे टाइम के लिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली क्लास में हम भारत के हमारे पास पठार बच गया ना, रेगिस्तान है। पठार रेगिस्तान बहुत छोटा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और पठार आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहेगा, और आइलैंड्स बच गया। यही होपफुली ये तीन बचे अपने पास, कोस्टल प्लेन्स और हिमालयस हमारे 3 फीचर हो चुके हैं। अब 3 फीचर रहते हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।